नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं भाषा, व्याकरण और लिपि के विषय में, जिससे आपके प्रश्न बनता है 2 नंबर का कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कौन कौन से प्रकार हैं, मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है, भाषा का क्या महत्व है, भाषा की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। इकाइयों से भी प्रश्न बन जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। भाषा के ही अंतर्गत आता है बोली, तो बोली की परिभाषा पूछ ली जाए या फिर भाषा और बोली में आपसे अंतर पूछ लिया जाए। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कौन कौन से विभाग हैं, तो उन विभागों में से भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्ण विभाग के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। और फिर लिपि किसे कहते हैं, हिंदी की कौन सी लिपि, हिंदी का विकास कौन सी लिपि से हुआ या किस भाषा की कौन सी लिपि है। इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं 2 नंबर के। तो हम बात करते हैं अब सबसे पहले भाषा की। भाषा किसे कहते हैं, तो हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज के भीतर रहते हुए अपने विचारों, अपनी भावनाओं आदि की अभिव्यक्ति करनी पड़ती है। तो हम जिस माध्यम का सहारा लेते हैं अपनी भाषा, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, उसी माध्यम को भाषा कहा जाता है। तो देखिए, मैंने उसकी एक छोटी सी सुंदर सी परिभाषा ली है भाषा की कि व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। और एक दूसरी इसे थोड़ी बड़ी परिभाषा है, किंतु सरल है, सहज है, आसानी से समझ में आ जाता है हमें कि भाषा क्या है और उसका महत्व क्या है। ये सारी बात इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य के द्वारा परस्पर अपने विचार, परस्पर यानी कि आपस में अपने विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को जिस माध्यम के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। अब हम बात करते हैं भाषा के महत्व की कि पूछ लिया जाए आपसे कि भाषा का क्या महत्व है, या फिर पूछ लिया जाए कि भाषा का प्रयोग किन कारणों से किया जाता है। तो देखिए, भाव और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान और हमारी जो महान महान परंपराएं हैं उनके विषय में हम जान पाते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भाषा के माध्यम से। तो ये था भाषा का महत्व और भाषा के प्रयोग का जो कारण था। अब हम बात करते हैं भाषा के प्रकार की। तो भाषा के 2 प्रकार माने गए हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दोनों में अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा इससे, और मौखिक और लिखित भाषा भी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी अभी कि मौखिक रूप में भाषा बोलकर व्यक्त होती है, जबकि लिखित रूप में लिखकर प्रकट होती है। फिर दूसरी बात, मौखिक और लिखित भाषा में मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से आप बोलते हैं बिना किसी व्याकरण के प्रयोग के, बिना किसी नियमों के, मतलब जिस प्रकार से स्वाभाविक रूप से आपके विचार हैं, आपकी भावनाएं हैं, आप उनको बोल करके प्रकट कर देते हैं। आप आपसी वार्तालाप करते हैं मित्रों के बीच में, आपका जो आपसी वार्तालाप होता है उसमें बिल्कुल आप स्वाभाविक रूप से सहज होकर के आपके मन की जो भावनाएं हैं उनको प्रकट करते हैं कि सहजता, स्वाभाविकता जो है वो मौखिक भाषा में होती है। जबकि लिखित भाषा जो है उसमें व्याकरण, यानी कि लिखित भाषा व्याकरण द्वारा नियमित होती है कि व्याकरण के नियमों के भीतर रहते हुए लिखित भाषा का प्रयोग करना आवश्यक होता है। मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है, जबकि लिखित रूप में नहीं होता है स्थानीय बोलियों का प्रभाव। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, यानी कि आपकी जो मौखिक भाषा है उसमें तो परिवर्तन आता रहता है, जबकि लिखित रूप में भाषा जो है वो स्थिर होती है। तो ये था आपके मौखिक और लिखित भाषा में अंतर। अब हम बात करते हैं भाषा की इकाइयों के विषय में। तो भाषा की इकाइयाँ जो है वो ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ध्वनि किसे कहते हैं, प्रश्न बनता है कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। फिर बात करते हैं वर्ण की, यानी कि भाषा की दूसरी इकाई जो है वो है वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है, जैसे क, च, ट आदि। फिर बात करते हैं हम शब्द की। तो शब्द क्या है, शब्द वर्णों के साथ समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का समूह, कैसा समूह, सात
तो ये तीनों वर्णों को मिलाकर के जो शब्द बना है उसका अर्थ निकलता है कमल, यानी कि कमल एक पुष्प है। यदि ये ऐसे हो जाए ल म स, हम ऐसे लिखते हैं ल म क, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उसे हम शब्द नहीं कह सकते। वो वर्णों का समूह हो सकता है लेकिन वो शब्द नहीं हो सकता। तो इस प्रकार वर्णों का जो सार्थक समूह है वो शब्द कहलाता है। उसके बाद में है पद। तो वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति युक्त शब्द या व्यावहारिक शब्द जो है उसे हम पद कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने रावण को बाण से मारा, ये सब क्या है? ये सब पद है, ये पद कहलाते हैं। फिर है वाक्य, भाषा की अंतिम इकाई वाक्य। तो वाक्य किसे कहेंगे? शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है, वह पूर्ण विचार या शब्दों का वह समूह वाक्य कहलाता है। कि शब्दों का ऐसा समूह या शब्दों के मेल से एक पूर्ण विचार, एक पूरा विचार प्रकट होता है, वो शब्दों का वो समूह जो है वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, राम मंदिर जाता है, गीता ढाले जाती है। तो इस प्रकार ऐसे शब्दों का समूह जिनके मेल से एक पूर्ण विचार प्रकट हो उसे हम वाक्य कहते हैं। तो ये थी भाषा की इकाइयाँ। अब हम बात करते हैं बोली के विषय में। तो बोली किसे कहते हैं? एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप जो है वो बोली कहलाता है। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। फिर प्रश्न आता है भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो देखिए, भाषा का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, विस्तृत है, जबकि बोली भाषा की तुलना में कम विकसित और प्राय बोलचाल में ही प्रयोग की जाती है। प्राय बोलचाल में ही प्रयोग की जाती है का आशय क्या है? इसका मतलब ये है कि बोली का अपना कोई निश्चित साहित्य नहीं होता, जबकि भाषा में साहित्य रचना होती है। बोली जो है सिर्फ बोलचाल में ही प्रयुक्त होती है। फिर दूसरा जो इसका अंतर है वो भाषा का अपना निश्चित व्याकरण होता है, भाषा का अपना शब्दकोश होता है, किंतु बोली का कोई निश्चित व्याकरण और कोई शब्दकोश नहीं होता। तो इस प्रकार भाषा जो है वो आपके गुण होती है कि भाषा की परिभाषा, भाषा का महत्व, भाषा के प्रकार, मौखिक और लिखित भाषा में अंतर, भाषा की इकाइयाँ और भाषा और बोली में अंतर। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम पढ़ते हैं व्याकरण। अब हम बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण क्या है? देखें, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को बोलने अथवा लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का महत्व, व्याकरण से भाषा के नियमों में स्थिरता आती है और नियमों की स्थिरता से भाषा में एक प्रकार की मानवता आती है और इसी मानवता से भाषा को परिनिष्ठित रूप प्राप्त होता है। यानी कि भाषा का परिनिष्ठित रूप भाषा प्राप्त करती है। अब व्याकरण के भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं और वर्णों के मेल से शब्द और पद बनते हैं और इनसे ही वाक्य का निर्माण होता है। तो इस प्रकार भाषा के 4 अंग हो गए: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब इन चारों के अंदर किस किस का उल्लेख किया जाता है? वर्ण विचार के अंतर्गत किसका उल्लेख होता है? शब्द विचार के अंतर्गत किसका उल्लेख होता है? पद विचार के अंतर्गत, वाक्य विचार के अंतर्गत किसका उल्लेख किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, उसके विषय में बात करते हैं हम। तो सबसे पहले वर्ण विचार। तो इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनका उच्चारण, उनका वर्गीकरण और वर्णों के मेल से शब्द निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद है शब्द विचार। तो शब्द विचार के अंतर्गत क्या होता है? शब्द के भेद, शब्द की उत्पत्ति, रचना और आदि के साथ शब्दों के प्रकारों का उल्लेख होता है। फिर है पद विचार। तो पद विचार में क्या होता है? पद विचार में शब्द के माध्यम से शब्द से पद निर्माण की प्रक्रिया और उनके विविध रूपों का उल्लेख होता है। और फिर है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में क्या होता है? वाक्य से संबंधित उसके भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अवयव और वाक्य निर्माण प्रक्रिया आदि का उल्लेख रहता है। अब बात करते हैं हम लिपि की। लिपि क्या है? लिपि
लिपि है वो कौन सी है, या देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो लिपि किसे कहते हैं? लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है, या भाषा का जो लिखित रूप है वो लिपि कहा जाता है। तो भारत की दो प्राचीन लिपियाँ ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। फिर हमारी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि, और देवनागरी का विकास जो है वो माना जाता है ब्राह्मी लिपि से। और देखिए कुछ लिपियाँ और कुछ भाषाएँ, देखिए हम भाषा हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि जो है वो रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी और पंजाबी की गुरमुखी। ऐसे प्रश्न आ जाता है कि अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, या पंजाबी की लिपि कौन सी है, लिखी है नंबर का प्रश्न आ जाए आपके, या प्रश्न आ जाए कि देवनागरी लिपि का प्रयोग और किन किन भाषाओं में होता है। तो देखिए देवनागरी का जो प्रयोग है वो हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, अपभ्रंश, संस्कृत आदि भाषाओं में, प्राकृत आदि भाषाओं में किया जाता है। अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताओं की, क्योंकि प्रश्न आता है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं लिखिए, तो 2 नंबर का प्रश्न आता है, तो कम से कम 4 विशेषताएं तो आप लिखेंगे। तो आइए बात करते हैं हम देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो सबसे पहला जो नियम है देवनागरी लिपि का, उसकी जो सबसे पहली विशेषता है वो है यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, यानी कि हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। अंग्रेजी की भांति नहीं है कि अंग्रेजी में हम नॉलेज लिखते हैं तो जो नॉलेज है वो क से शुरू होता है, लेकिन हम उसका उच्चारण न से करते हैं। तो इसमें हमारी जो देवनागरी लिपि है उसमें उच्चारण के अनुरूप लिखा जाता है, जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखा जाता है। संपूर्ण लिपि समूह जो है वो स्वर और व्यंजन में विभक्त किया गया है पूरा लिपि समूह। और देवनागरी लिपि में क्या है, एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक ही स्थान से होता है। हमने पढ़ा था जब अलंकार पढ़े थे, अनुप्रास अलंकार का जो भेद पढ़ा था हमने, श्रुति अनुप्रास अलंकार, जिसके अंदर एक ही उच्चारण स्थान